तो हम ये देख रहे थे कि चेक का क्लियर करने का तरीका क्या होता है। देखो होता क्या है कि जैसे दो तरीके की चीज होती है। एक एक होता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका पीएनबी में अकाउंट है, ठीक है। दूसरा पर्सन है जिसको वो पेमेंट करना चाह रहा है, उसका अकाउंट भी पीएनबी में। तो ये जो पर्सन है इसका एक चेक बनाएगा, और चेक बना करके उसे प्रेजेंट करेगा इसे। तो ये अपनी मतलब हो सकता है ये रहने वाला है उत्तराखंड का, ये रहने वाला है दिल्ली का। तो ये उत्तराखंड में इसकी ब्रांच, पीएनबी की ब्रांच में अकाउंट होगा। इसने अब चेक बनाया, उसी का चेक बुक होगा। उसने उसका चेक बनाया और उसने इसे दे दिया। लेकिन ये जब अपना ये जो चेक लगाएगा, वो दिल्ली की पीएनबी की ब्रांच में लगाएगा, राइट। तो इसको क्लियर होने में एक दिन लगेगा, एक दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ब्रांच, सेम ब्रांच, सेम बैंक का चेक। तो एक दिन का टाइम लगेगा वो, क्योंकि उनमें टाइम नहीं लगता ना, वो वेरीफाई करते हैं कि भाई चेक मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारा डेटा उन्हीं के पास है। तो वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। बट अगर दिक्कत ये होती कि अगर ये जो पर्सन है, इसका अकाउंट होता है एसबीआई में। अगर इसका अकाउंट एसबीआई में है, तो ये चेक कैसे क्लियर होगा? अब क्योंकि देखो, जब ये चेक इसे देगा तो ये अपने एसबीआई में लगाएगा। तो एसबीआई की जो बैंक है, उसको तो नहीं पता ना कि भाई जिसका चेक आया है, जिसके अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर करना है, उस उसका नाम क्या है, उसके साइन कैसे होते हैं, वो सब कुछ उसे पता है क्या? नहीं पता। भाई ये जो पर्सन है, इसने अपना अकाउंट तो किस अकाउंट में, किस बैंक में खुलवाया हुआ है? पीएनबी में। तो पीएनबी को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है ना। लेकिन अब जो चेक इसने दिया है अपने अकाउंट का, वो किसके पास पहुंच चुका है? एसबीआई। तो एसबीआई बोलेगा यार, अगर मैंने गलती से, कोई ऐसा हो सकता है इसका अकाउंट हुई ना, इसके पैसे नहीं है, इसके अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में, वो सब कुछ नहीं पता। तो ये क्या करेगा, ये इसके इस चीज के लिए क्या करा गया, एक क्लियरिंग हाउस बनाया गया। क्लियरिंग हाउस बनाया गया। क्लियरिंग हाउस क्या करता है? ड्रॉवर जो है चेक बनाता है ड्रॉई के लिए, चेक बनाया, और वो जाता है कहाँ? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या करता है? क्लियरिंग हाउस में सारे चेक जो होते हैं वो उस ब्रांच में जाते हैं जिस जगह के वो अकाउंट है। फिर वो पीएनबी ब्रांच में रोटेट करेगा, जाएगा वहां पे, फिर सारी चीज वेरीफाई होगी। वो सब चीजें वेरीफाई होगी कि जो उस चेक में डिटेल डली हुई है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। ठीक है ना। जब ये पीएनबी वाले ऑथराइज कर देंगे, हाँ ठीक है, हमारी सारी डिटेल एकदम परफेक्ट, जब वो हो जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस एसबीआई में आएगा, तब जाके वो क्लियर होगा पैसा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसीलिए इसमें 3 दिन का टाइम लग जाता है। एक चेक को, अगर अदर बैंक का चेक है ना, तो उसे इतना टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि वो मूव कर रहा है। पहले ड्रॉवर ने ड्रॉई को दिया, फिर ड्रॉवर ने अपने बैंक में लगाया, जब उस बैंक से पहले कहाँ गया? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से प्रेजेंटेड बैंक में गया, जिस बैंक से, जैसे पीएनबी बैंक। भाई क्लियरिंग हाउस ने किसको भेजा फिर? भाई इसने से दिया, ड्रॉवर ने किसे दिया? पे मतलब कौन है? बैंक। इसने से दिया, फिर उसने प्रेजेंटेड बैंक को भेजा उसे, प्रेजेंटेड बैंक ने क्लियरिंग हाउस को, फिर उसके बाद रॉयल को पैसा उसका मिलता है। तो पूरा मूवमेंट इस तरीके से चलता है। क्लियर? तो इसलिए इसमें टाइम लग जाता है ज्यादा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करा गया? ये चेक ट्रांसलेशन सिस्टम लाया गया। ठीक है। सर इसमें वो चेक क्लियरिंग बैंक में गया, हाँ। वो चेक वहीं से क्लियर हो जाता है या वापस बैंक में? जो जिस बैंक से में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें वापस आ जाएगा। उसमें वापस आएगा हाँ। वहां से ट्रांसफर? हाँ। अब उसके बाद है नेक्स्ट है इसके मैग्नीट्यूड। देखो चेक चेक ना, उस चेक के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या है, उस इंफॉर्मेशन को, अब ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, मान लीजिए आपने अपने फादर की चेकबुक देखी, और उसको उसकी फोटो खींच ली, और जा करके किसी भी साइबर कैफे में जा करके, या किसी भी एक्सपर्ट से जो डिजाइनिंग का काम करता है, उससे बोला कि सर ऐसा चेक बना के दे दो भाई। तो बना देगा। फिर उसमें क्या हुआ, उसने अपना अमाउंट डाली, साइन उसने कॉपी कर लिया, और चेक चेक बना के दे देगा। तो चल जाएगा, चल जाना चाहिए। तो ऐसे चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चेक जो बनता है ना, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो रीड करी जाती है किसी मशीनरी के थ्रू। मतलब आप उसको डालोगे तब वो चेक करेगा कि ये चेक वैलिड है कि नहीं। तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, उसके लिए होती है, उसके अंदर होती है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है। ठीक है ना। एमआईसीआर कोड, एक एमआईसीआर कोड होता है चेक के ऊपर, जो रीड कराया जाता है, वो यूनिक होता है, वो कोई और जनरेट नहीं कर सकता, वो बैंक के पास होता है। ठीक है ना। तो एमआईसीआर कोड इज ऑल्सो इन indispensable पार्ट ऑफ द ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। ठीक है ना। इट इज अ सिक्योरिटी बार कोड टू प्रोटेक्ट एनी ट्रांजेक्शन। एवरी बैंक ब्रांच इज गिवन अ यूनिक एमआईसीआर कोड। ठीक है ना। तो ये एक एमआईसीआर कोड जो है वो किसको दिया जाता है? एक ब्रांच को दिया जाता है। ठीक है ना। हेल्प द आरबीआई टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच एंड स्पीड ऑफ द क्लियरिंग प्रोसेस। मतलब ये क्या है, ये बैंक का ब्रांच
ब्रांच का कोड होता है, ठीक है ना, जिसके फर्स्ट थ्री डिजिट जो होते हैं वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके जो नेक्स्ट थ्री होते हैं, जो 9 डिजिट के होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट थ्री डिजिट होते हैं वो बैंक कोड होते हैं। और उसके लास्ट थ्री डिजिट होते हैं जो ब्रांच को डिफाइन करते हैं। तो इस कोड से MICR कोड बनता है, ठीक है। किस मतलब ये जब बताएंगे ना उसमें, तो इससे पता चलेगा कि कौन से स्टेट का, कौन से बैंक का और कौन सी ब्रांच में पैसा जाना चाहिए, तो उससे पता चल जाता है। एक और चीज होती है IFSC। IFSC कोड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या होता है? ये होता है 11 करेक्टर का, अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये 11 करेक्टर का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है। इसमें जैसे कि SBI अगर एग्जांपल के तौर पर, इसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिक भी है, इसलिए अल्फाबेट न्यूमेरिक बोला जाता है। जिसके फर्स्ट फोर रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड, बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सा बैंक है। उसके लास्ट लास्ट 6 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिफ्थ डिजिट जो होता है वो जीरो होता है। जो 4 डिजिट के बाद डिजिट होगा ना, वो क्या होगा? जैसे इसमें देखो 4 है, 4 के बाद ये वाला जो डिजिट, ये वाला डिजिट है ना, फोर्थ डिजिट, ये डिजिट कौन सा है? जीरो। और उसके बाद जो बाद के जो 6 डिजिट्स है, ये क्या है? उस ब्रांच के कोड है। इससे इसका क्या बनता है? IFSC कोड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिकली क्या है? बैंक ब्रांच। जैसे कि PNB है, अब PNB तो बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए मुझे PNB, एक है हमारा राजपुर रोड में, राजपुर रोड, एक है हमारा रायपुर में, एक है हमारा JMS रोड में। ये अलग अलग लोकेशन में हमारे PNB की ब्रांचेस। अब जब मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैंने मैंने क्या करा इसको, मैंने ये अब जैसे मान लीजिए मैंने इसे चेक दिया, तो अब ये जो चेक क्लियर होगा, वो क्लियर कौन से ब्रांच से पैसा जाएगा, ट्रांसफर होगा। भाई ये जो चेक है, जब ये चेक होगा, ये जो चेक है, इस चेक में हम क्या करेंगे? हम सामने अगर मुझे मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। जब मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ तो इस बंदे की कुछ डिटेल पूछता हूँ ना, तो उसमें IFSC कोड जरूर पूछता हूँ। उससे फायदा मेरे को ये, उससे क्या बैंक को क्या पता चलता है कि अगर इस बंदे का अकाउंट PNB में है, तो PNB की कौन सी ब्रांच में पैसा जाना चाहिए। कौन सी? भाई JMS रोड की, राजकोट की, रायपुर की। तो उससे क्या पता चलता है कि किस ब्रांच में पैसा जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कि ये जो है ना, जैसे मान लीजिए मैंने, अगर मैंने इसको पैसा ट्रांसफर करना है, इसको मेरे को ट्रांसफर करना है पैसा, तो आप लोग करते हो ना गूगल पे वगैरह, करते हो नहीं करते हो? गूगल पे करते हो ना? तो जो गूगल पे जब आप करते हो, तो वो तो UPI एड्रेस हो गया। लेकिन अगर आप गूगल पे के थ्रू नहीं कर रहे हो, किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आप इसे चेक, अगर आप ये ऑनलाइन घर में बैठे बैठे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग वगैरह भी करते हैं ना लोग, तो अगर मैं ट्रांसफर करूंगा, तो जब मैं डालूंगा कि इसका, इस पर्सन का अकाउंट कौन सा है, PNB, तो PNB की कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए, तो वहां मैं क्या लिखूंगा? IFSC, उस ब्रांच का IFSC कोड लिखूंगा। तो क्या होगा? उस अकाउंट में पैसा जाएगा जिस अकाउंट में, जिस जिस ब्रांच में इस बंदे का अकाउंट होगा। IFSC कोड लिखूंगा तो उससे पैसा जाएगा। IFSC कोड बेसिकली डिफाइन करता है कि ये इस ब्रांच, ये एक अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है ना, तो उन सबके एक यूनिक नंबर दिए गए, जिनको बोला गया IFSC। पार्टिसिपेटिंग द टू मेन इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। ये जो सिस्टम है, ये किस में काम आता है? अगर आप किसी को RTGS या NEFT कर रहे हो, करेक्ट। अब ये होता क्या है? RTGS NEFT क्या होता है? उससे पहले एक चीज समझो। IFSC कोड कहाँ दिखता है? ये जैसे आपको दिख रहा है IFSC कोड, आपके चेक के ऊपर दिख जाएगा। सैंपल चेक है, ये आपका MICR कोड होता है, जो आप बोलते हो ना, जब जैसे चेक का ऑथेंटिकेशन कैसे 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 पता चलेगा, तो ये इस चेक की ऑथेंटिकेशन कैसे पता चलेगी कि ये चेक वैलिड है कि नहीं है, तो ये आपका MICR कोड होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा, बैंक को पता चलेगा कि आखिर ये चेक वैलिड है या नहीं है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। उसके बाद NEFT क्या होता है? NEFT और RTGS क्या होता है, ये समझो। देखो, बड़ा सिंपल सब तरीके से समझते हैं। अगर मुझे इस पर्सन को, इसको कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है ना, इसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो क्या होगा? ये कुछ इससे, या तो इसे चेक के थ्रू भेजेगा। अगर ये चेक के थ्रू नहीं भेजना चाह रहा है, तो इसको फोन लगाएगा। फोन लगा के इससे कुछ डिटेल पूछेगा, पूछेगा भाई तुम एक का बताओ, अपना नाम बता दो, जो जिस नाम से आपका अकाउंट है।
नाम मतलब अपना नाम मत बताना, वो बताना जिस नाम से आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, वो डिटेल बता दो। एक डिटेल ये पूछेगा। एक पूछेगा कि आपका बैंक कौन सा है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, कौन सा है। ठीक है ना, इसने बता दिया मान लीजिए अजय। ठीक है, इसने बता दिया मेरा अकाउंट किसमें, पीएनबी में। उसके बाद पूछेगा आईएफएससी कोड बता दो आप। ठीक है ना, जो आईएफएससी कोड आपका है, करेक्ट है, वो आप बता दो। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें तो अगर इसमें से एक भी डिटेल हमारे पास नहीं आई तो हम उसको पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये पर्सन इसको पैसे ट्रांसफर करना चाहता है अपने बैंक में बैठे बैठे, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ डिटेल उससे पूछनी पड़ेगी इस पर्सन से। इससे फोन लगा के पूछेगा भाई आपका जो खाता जिस अकाउंट में है उसकी कुछ डिटेल बता दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो क्या क्या पूछेगा, एक नाम, आपका नाम किस अकाउंट नाम से, अकाउंट नंबर क्या है, नेम क्या है आपका, बैंक का नाम क्या है आपके, आईएफएससी कोड क्या है, और अकाउंट नेम। ये हमें पता करने की जरूरत नहीं है ये पीएनबी बैंक कौन सी ब्रांच का है, क्योंकि वो आईएफएससी कोड से पता चल जाएगा। राइट। पूछ लोगे तो ठीक, नहीं पूछोगे तो भी कोई बात नहीं। समझ में आया। अब इसके बाद ये पर्सन क्या करेगा, जब इसके बाद डिटेल आ जाएगी, ये एक चेक बनाएगा। पहले एक चेक बनाएगा, एक चेक बनाएगा। ठीक है। उस चेक चेक के ऊपर नाम लिखेगा यूएसएल। किस नाम से बनाएगा, यूएसएल। या जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इसका खाता किसमें, एचडीएफसी बैंक, करेक्ट है ना। तो आप ये बनाएगा एचडीएफसी फॉर एनईएफटी। क्या करेगा, एनईएफटी, अगर ये पैसा ट्रांसफर कर रहा है कोई दिक्कत तो नहीं। यूएसएल, कुछ बैंक बोलते हैं कि हमें यूएसएल से चेक बना के दो, और कुछ बोलते हैं क्या, इस नाम से, या कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं। अधिकतर मतलब आप ये समझो यूएसएल के नाम से बनेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आप अपने बैंक से करना चाहते हो, अपने बैंक में आप अपने बैंक में ही क्या करोगे, एक चेक बनाओगे, अपना चेक बनाओगे इस नाम से, करेक्ट। उस चेक के साथ एक फॉर्म आता है जिसे बोलते हैं एनईएफटी, एनईएफटी फॉर्म, एनईएफटी फॉर्म होता है, करेक्ट है ना। वो फॉर्म में डिटेल आप भरोगे, कौन सी, ये सारी डिटेल जो थी ना, ये सब डिटेल, ये जो है बायर की डिटेल, सॉरी, सेंडर जो पैसा भेज रहा है, और रिसीवर, दोनों की डिटेल भरी जाएगी। रिसीवर की तो ये सारी डिटेल आएगी, और सेंडर की उसका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चीजें लिखा जाएगा, करेक्ट है ना। समझना, इसे इन दोनों को स्टेपल करेंगे हम। स्टेपल करके हम कहाँ दे देंगे, बैंक में। तो बैंक को मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक को एक ऑर्डर दे रहा हूँ। ऑर्डर क्या दे रहा हूँ, सर यूएसएल, यूएसएल का मतलब क्या था, आप। सर आप ये जो अपने बैंक को बोल रहा हूँ, या सर आप अपने अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर लो, और फिर इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना जो ये रिसीवर है। इसके नीचे जो डॉक्यूमेंट लगाया, ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या दे रहा हूं मैं, कि सर आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लो। फिर उसके बाद किसको बोल रहा हूँ ये सर, बैंक को, जहां पे मेरा खाता है, मेरा खाता कहाँ है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को बोल रहा हूँ कि सर जो मैंने चेक बनाया है ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। फिर उसके बाद किसको कर दो ट्रांसफर, रिसीवर वाले अकाउंट। ठीक है, तो मेरे बैंक से ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पीएनबी ब्रांच में इसकी। क्लियर है। अब ये एनईएफटी और आरटीजीएस का क्या पंगा है। एनईएफटी क्या है, अगर आप 50,000, आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर रहे हो, कितने, 2 लाख रुपीज तक का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो आप एनईएफटी करोगे। और 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांसफर कर रहे हो तो आरटीजीएस होगा। और इसमें एक और चीज अच्छी क्या है, कि अगर आप, फॉर्म जो होता है इन दोनों का एक ही होता है, फॉर्म एक ही होता है, बस उसमें लिखा होता है, एक एनईएफटी पार्ट लिखा होता है, आरटीजीएस। जिसमें आप टिक करोगे ना, बैंकों को समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है सर, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कभी आपने मान लीजिए किसी को 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने थे, और आपने उसमें टिक कर दिया किसमें, एनईएफटी में, तो वो करेंगे आरटीजीएस ही, क्योंकि वो किस बेस पे, अमाउंट बेस पे है। मेरी बात समझ में आ रही। आरटीजीएस और एनईएफटी में सिर्फ ये फर्क है कि अगर आप 2 लाख रुपए से नीचे तक का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो एनईएफटी, और अगर 2 लाख से ऊपर का ट्रांसफर करोगे तो आरटीजीएस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कि आरटीजीएस जब ट्रांसफर, एनईएफटी जो ट्रांसफर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपने जाके बैंक को दिया और उसी टाइम ट्रांसफर हो गया। जैसे एनईएफटी है, आपने मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, एनईएफटी में अगर आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो, आपने जाते साथ आपने बैंक को पैसे दिया, चेक डिटेल दी,
और उसी टाइम वो ट्रांसफर करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता, ये बैच वाइज होता है। मतलब एक बैंक का एक टाइमिंग है कि जैसे कि 11 बजे पहले एनईएफटी होगा, फिर 2 बजे होगा, फिर 3 बजे, 4 बजे होगा, ऐसे करके 3 से 4 स्लॉट पाने में। तो जब 11 बजे तक जितने भी एनईएफटी आएंगे वो इकट्ठा एक एक बंच में जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है आपका एनईएफटी 2 बजे हो रहा, ट्रांसफर आपने दे तो दिया था पहले, तो इसलिए इसमें 24 घंटे का टाइम लगता है। 24 आवर्स लगते हैं पैसे को ट्रांसफर होने में। इसलिए बोला जाता है वो एक दिन का टाइम लगेगा उसमें ट्रांसफर होगा। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ? जो रियल टाइम चल रहा है ना उसी टाइम पर ट्रांसफर करना है आपको पैसा। मतलब अगर किसी को मैंने जाके बैंक में चेक और आरटीजीएस फॉर्म फिलअप करके दिया है, तो बैंक को उसी टाइम पर ट्रांसफर करना होगा। तो विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? इन दोनों में फर्क समझ में आया आप लोग को, आरटीजीएस और एनईएफटी में? कुछ ऐसा ज्यादा मेजर फर्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है दोनों ट्रांसफर करने का। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपके पास, अगर आप चेक के थ्रू नहीं करना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाह रहे हो, तो नेट बैंकिंग के थ्रू का प्रोसेस सेम होगा, बस उसमें चेक की जो चेक बनाते थे वो नहीं बनाएंगे बस। उसमें क्या होगा कि आप ये वाली इंफॉर्मेशन उससे पूछोगे, और अपने पास जो आपने अपने इंटरनेट से अपना लॉगिन करोगे अपना आईडी पासवर्ड से, और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन बताओगे। अगर आप एनईएफटी कर रहे हो या आरटीजीएस कर रहे हो, और सेम टाइम लेगा, सेम तरीका होगा फिर। क्लियर? उसमें भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अभी 8 मिनट से एकदम हो जाएगा, 24 मिनट। हाँ, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा होगा। सर्विस चार्जेस इसमें कुछ अलग अलग तरीके के लगते हैं। सर्विस चार्जेस फॉर एनईएफटी चार्जेस, मतलब एनईएफटी ट्रांसफर करते हो। देखो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ। जैसे आप आउटवर्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 10,000 रुपए तक कर रहे हो, तो 2 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे और जीएस प्लस जीएसटी। अगर 10 से लेकर 1 लाख तक कर रहे हो तो 5 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है ना? बैंक भी तो चार्ज करेगा ना, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक तो 15 रुपए प्लस जीएसटी, 2 लाख रुपए से ऊपर तो 25 रुपए। ठीक है? आरटीजीएस मैंने बताई थी आपको, फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम ही क्या लिखा गया? रियल टाइम। जो रियल टाइम कर रहा है ना उसी टाइम पे ग्रॉस सेटलमेंट होना है। और एनईएफटी का क्या है? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेट जब इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद ट्रांसफर करेगा। ठीक है? मिनिमम अमाउंट क्या है? 2 लाख रुपए है। बाकी सब पार्ट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है? तरीका क्या है? कलेक्शन ऑफ आरटीजीएस फॉर्म। पहले आरटीजीएस फॉर्म आप लो बैंक से, उसके बाद उसे फिलअप करो, उसके साथ अटैच करो चेक, और उसके बाद उसे डिपॉजिट कर दो बैंक के काउंटर में। वो अपने आप से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अगर सेम बैंक है तो एनईएफटी की जरूरत ही नहीं है फिर एनईएफटी आरटीजीएस की। हाँ, वो आईपीएस कर सकते हो आप। सेम सेम बैंक का एक अलग से ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वहां पर आप सेम बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर इन सेम बैंक, इस तरीके से एक ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग में। और अगर बैंक में जा रहे हो तो सिंपल सा, फिर तो ट्रांसफर करने की कोई वो नहीं है। ठीक है? अगर आप आरटीजीएस करते हो तो थोड़ा सा चार्जेस बढ़ जाते हैं, 2 से 5 लाख रुपए तक 30 रुपए, और 5 लाख रुपए से ऊपर 55 रुपए। आरटीजीएस और में उसमें डिफरेंस बताई दिया। द ट्रांजेक्शन आर सेटल इन बैच, बैच में ट्रांजेक्शन सेटल होती है। दिस ट्रांजेक्शन आर प्रोसेड इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूसली। ये इसकी कोई मिनिमम मिनिमम अमाउंट, नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है इसकी। मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की मिनिमम वैल्यू, तभी आरटीजीएस कर सकते हो। 6 टाइम, अब ये क्या होता है? 6 टाइम ऑन अ वीक डे एंड 3 टाइम इन अ सैटरडे। मतलब तीन तीन दिन तो सैटरडे वाले दिन होता है, 3 टाइम, 3 बार बैच बैच में ट्रांसफर होता है। और वैसे तो वीकेंड डे पे, वीकडेज पे 6 टाइम। इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो सच लिमिट। जैसे जैसे आता रहेगा चेक, वो वैसे वैसे सेटल करते रहेगा। वीक में 6 बार होता है ना आरटीजीएस। हाँ सैटरडे को तीन पीरियड है। हाँ हाँ। जब ठीक है। उसके बाद डीडी क्या होता है? डीडी बेसिकली क्या होता है? अच्छा, डीडी के बारे में बताओ मुझे, डीडी क्या होता है? हाँ, क्या होता है ये डिमांड ड्राफ्ट मतलब? इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, काम करते हैं।